हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है केमिस्ट्री वालों के लिए है, ठीक है। जिनका साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उन्होंने मॉडल पेपर को अवश्य देखा होगा। मॉडल पेपर में जो 2 नंबर के प्रश्न हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लगभग 20 गो प्रश्न हैं और उसमें से हम 10 गो प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आए हैं। 10 गो अगले पार्ट में लेकर आएंगे और इन प्रश्नों का आंसर जब हम देखें तो चाहे मॉडल पेपर हो और चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे कौनो गेस पेपर हो, सब में इतना लंबा लंबा दिले ही आंसर कि वो का कहल जाए ऐसन लैंग्वेज में दिले है कि वो तो पहले लइकन के समझे में नहीं आ रहा है। इसीलिए हमको इसका वीडियो बनाना पड़ रहा है। और देखिए कितनी आसान भाषा में जो है ये आपको हम याद करवाएंगे। क्लास के अंत तक समझिए तो ये केमिस्ट्री के 10 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि इकाई सेल किसे कहते हैं। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है, ठीक है। किसे कहते हैं तो किसी क्रिस्टल जालक के सबसे छोटा भाग, फिर से सुनिए, किसी क्रिस्टल जालक के सबसे छोटा भाग जिसको दोहराने से या जिसको बार बार दोहराने से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं हम लोग इकाई सेल या एकक सेल या एकक कोष्टिका, ठीक है। आप समझें कि याद हुआ कि नहीं हुआ। इकाई सेल किसे कहते हैं, फिर से समझिए, किसी क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जिसको बार बार दोहराने से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं या एकक सेल भी कहते हैं या एकक कोष्टिका कहते हैं। 3 गो नाम है एकर, कोनो एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा इकाई सेल किसे कहते हैं या एकक सेल किसे कहते हैं या एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, तो सबके आंसर एक के है कि नहीं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे अनुसार। जेडेनो ठंडा में उजला होता है एवं गर्म करने पर पीला हो जाता है, व्याख्या करें। जेडेनो मतलब कि जिंक ऑक्साइड। तो ये जिंक ऑक्साइड जो है जब ये ठंडा रहता है तो उजर रहता है, लेकिन जैसे ही एकरा गर्म करते हैं तो ये पीला हो जाता है। व्याख्या करेला क्वेश्चन में कह रहा है, आसान भाषा में समझिए। लिखेंगे एक आंसर कैसे, तो जेडेनओ जो है ठंडा में उजला होता है लेकिन गर्म में पीला इसलिए हो जाता है कि जेडेनओ को जब गर्म किया जाता है तो इससे ऑक्सीजन का त्याग होता है, मतलब कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। और जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो ऑक्सीजन के जो 2 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 गो इलेक्ट्रॉन, वो जेडेन पर आके आरोपित हो जाते हैं। यानी कि जेडेन में जो खाली स्थान होता है उसमें आके बैठ जाते हैं। और जब ये दोनों बैठ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों अपन उदासीनता बनाए रखने के लिए प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जब प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो उजर जो प्रकाश रहता है वो छुप जाता है और पीला वाला जो है दिखे लगता है। इसीलिए हम कह सकते हैं, तो पीला वाला दिखे लगेगा तो कहते हैं हमने कि देखो जिंक ऑक्साइड गर्म हुआ तो पीयर हो गया। यही कारण है, समझेंगे नहीं। फिर से एक बार समझिए आप कि जेडेनओ जो है गर्म में पीला क्यों दिखाई देता है। तो जेडेनओ को जब गर्म किया जाता है, यहाँ पे हमने समीकरण भी बनाया है, इसका मतलब होता है गर्म करना। यानी जेडेनओ को जब गर्म किया जाता है तो जेडेनओ से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी ऑक्सीजन का त्याग होता है। और जब ऑक्सीजन का त्याग होता है तो एक 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक के खाली स्थान में आके बैठ जाता है। और जब वो बैठ जाता है तो ये कर जो इलेक्ट्रॉन जो बैठा है वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करता है और ये प्रकाश जो है पीला रूप में दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि जेडेनओ जो है गर्म में पीला होता है, ठीक है। समझ गए ना आप। नेक्स्ट प्रश्न है
कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो समझिए, ये तो हम पहले ही बहुत पहले बताए थे कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो एक परिभाषा पहले जान लीजिए। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, फिर से जब किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है जिससे विलायक की जो है वाष्प दाब में कमी आ जाती है, उसे ही कहते हैं हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपको याद नहीं हुआ ना, चलिए समझाते हैं। जैसे देखिए, एगो जो है यहाँ पे बर्तन है, बर्तन मतलब और नीचे से हम इसको जो है आग दे रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरल गई है। बर्तन है, एकरा में आग दे रहे हैं, पानी भरल है, तो एकरा में से जो है वाष्प तेजी से निकल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वाष्प निकल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही एकरा में हम कुछ मिला देंगे, जैसे ही कुछ एकरा में बाहर से कुछ मिला देंगे तो एक वाष्प दाब कम निकले लगेगा, उसी को हम लोग कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। समझ में आया? अब जैसे ही पहले एगो बर्तन है जेकरा में पानी है, गर्म कर रहे हैं तो वाष्प बहुत ज़्यादा वाष्प निकल रहा है, लेकिन जैसे ही एकरा में कुछ मिलाएं कि नहीं तो वाष्प में जो है कमी आ गया, उसी को कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का होता है, तो देखिए PO माइनस PS बटा में PO, यही होता है सूत्र एकर। ठीक है, ये सब जो है आप कहेंगे कि सर आप एक बार तब बता दिए, हमको समझ में भी आ गया, याद भी हो गया, लेकिन सर हम एग्ज़ाम तक इसको जो है याद रखना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है। देखिए, हमने जो है इसका हैंड रिटेन नोट्स तैयार किया है। बहुत सारे लोग जो हैं पूछते हैं कि नोट्स, तो ये नोट्स जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। मॉडल पेपर का जो है हमने पूरा नोट्स जो है तैयार किया है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का आपकी अपनी भाषा में, ये तो मॉडल पेपर के बात हुआ। इसके अलावा केमिस्ट्री में जो है हमने 110 जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न लघु उत्तरीय तैयार किए हैं। ठीक है, जिसका आंसर सहित है 110। और उसके बाद जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर दीर्घ उत्तरीय की प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय का आंसर तो नहीं है, लेकिन प्रश्न जो है लगभग हम आपके लिए तैयार किए हैं, लगभग 33 गो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, 110 लघु उत्तरीय, 33 गो दीर्घ उत्तरीय। ऑब्जेक्टिव की बात कीजिएगा तो लगभग 500 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। अब इतना में से केमिस्ट्री में पूछबई तो कहाँ से पूछबई, इतने में से आवेला है एग्जाम में। ठीक है, अगर एगो दूगो क्वेश्चन बाहर से आ जाए कोनो दिक्कत नहीं है, काहे कि लघु उत्तरीय में 20 गो में से 10 गो बनावेला रहता है। अब कहेंगे सर कि हमको चाहिए, तो चाहिए तो हमने मेहनत इस पे किया है। जब मेहनत किए हैं तो आपको उसका कुछ परिणाम देना होगा। परिणाम यही है कि आपको जो है केमिस्ट्री का पूरा अगर नोट्स चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो एक नंबर हम आपको बता रहे हैं जिसपे 101 रुपया पेमेंट करना होता है। 101 101 रुपया। नंबर है 9608339424। इस नंबर पे 101 रुपया फ़ोन पे, गूगल पे, जैसे भी आप कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको जो है इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर की उल्टा परासरण क्या है। एक हम परिभाषा बड़ी आसान बनैले थे कि परासरण की विपरीत प्रतिक्रिया को उल्टा परासरण कहते हैं। यही आंसर सही है, लेकिन ई जो है कब सही है, जब आपको कुछ याद नहीं रहे तो ई लिख सकते हैं कि परासरण की विपरीत प्रक्रिया को उल्टा परासरण कहते हैं। लेकिन यहाँ जो है इसका असली परिभाषा लिखेला है, तो वो कैसे लिखेंगे, तो जब परासरणी दाब को बढ़ा दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा,
जब प्रासरणी दाब को बढ़ा दिया जाता है तब अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन में जो है प्रवाहित होने लगता है, तो इस प्रकार के प्रक्रिया को उल्टा प्रासरण कहते हैं। जब प्रासरणी दाब को बढ़ा दिया जाता है तो अधिक सांद्रता वाला विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कम सांद्रता में जाने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उल्टा प्रासरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण किसे कहते हैं। दुनिया के सबसे आसान, लेकिन आपको जो है कितना भारी लग रहा हो कि बाप रे कितना भारी है। देखिए इसको क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण किसे कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिश्रण तो वैसा नहीं, तनी इसको और आसान बनाते हैं। दो द्रवों का वैसा मिश्रण जिसको सामान्य आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसी मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। हिंदी में स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं, इंग्लिश नाम है एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ठीक है, कैसे हम लोग याद किए हैं, तो दो द्रव्यों का वैसा मिश्रण जिसको सामान्य आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, उसी मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, कितना आसान रही परिभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्हेनियस का समीकरण। ये अब की बार छपे वाला है क्वेश्चन, एक में कोनो शके नहीं है कि ये जो है नहीं आएगा। ठीक है, ये छपे वाला क्वेश्चन है। चलिए, आर्हेनियस समीकरण क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि आर्हेनियस समीकरण जो है क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आर्हेनियस समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया में ताप के प्रभाव के गति को बताने वाला एक सूत्र है कि कौन से रासायनिक समीकरण में ताप जो है कितना तेजी से जा रहा है, आ रहा है, उसको बताने वाला जो है एक समीकरण है जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। लेकिन आपके मन में प्रश्न कि सर ये आर्हेनियस समीकरण है तो क्या है। तो आर्हेनियस समीकरण तो लिखेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार ताप बढ़ने से वेग में चर घातांकी रूप से वृद्धि होती है। आर्हेनियस समीकरण क्या है, तो ताप बढ़ने से वेग में चर घातांकी की काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, उसी को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से हम बता रहे हैं ना सर। आर्हेनियस समीकरण का है तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप के प्रभाव को मापने वाला एक सूत्र है आर्हेनियस समीकरण। ताप बढ़ने से वेग में चर घातांकी की जो है वृद्धि होती है, यही आर्हेनियस समीकरण है। आ समीकरण सूत्र पूछ देवे तो देखिए K बराबर AE इनवर्स AEA बटा में RT। काची K बराबर AE इनवर्स EA बटा में RT। अब कहेंगे कि सर K काची है, K जो है वेग स्थिरांक है, AE जो है आवृत्ति स्थिरांक है। ठीक है ना, इसको आवृत्ति स्थिरांक या चर घातांकी स्थिरांक भी बोल सकते हैं AE को। EA क्या है, तो EA जो है संक्रियन ऊर्जा है। R क्या है, तो R जो है गैसीय स्थिरांक है। एंड T जो है ताप है, ताप, परम ताप। ठीक है, तो ये हो गई आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर। ये तो हम आपको बहुत पहले बता दिए थे, मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन भी था कि अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर बताइए। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर बताइए। तो बड़ी आसान है, लिखेंगे कैसे। अधिशोषण एवं अवशोषण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अधिशोषण लिखेंगे, एक तरफ अवशोषण लिखेंगे। अधिशोषण में क्या लिखेंगे, तो अधिशोषण जो है सतह पर होने वाली क्रिया है। अधिशोषण सतह पर होने वाली क्रिया है। अवशोषण जो है सतह एवं सतह के अंदर होने वाली प्रक्रिया है।
अधिशोषण खाली सतह पे, लेकिन अवशोषण सतह एवं सतह के अंदरों होता है। ठीक है। दूसरा अंतर है, अधिशोषण जो है शुरू में तेजी से होता है, बाद में धीरे धीरे हो जाता है। अवशोषण जो है हमेशा एक के समान चाल से चलते रहता है। ये दूसरा का अंतर हो गया। तीसरा का अंतर ये है कि अधिशोषण जो है उसमें कण जो होते हैं वो असमान रूप से वितरित होते हैं, जेने तेने होता है, लेकिन अवशोषण में जो है इसके कण एक समान रूप से वितरित होते हैं। समझ गए कितना आसान था। अभी सब दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि समांग उत्प्रेरक क्या है, उदाहरण दें। इस समान उत्प्रेरक जो है ना दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। देखिए कैसे, जब अभिकारक तथा उत्प्रेरण या उत्पाद भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब अभिकारक तथा उत्पाद या उत्प्रेरण एक समान प्रवस्था में होता है, उसे ही समांग उत्प्रेरण कहते हैं। याद कीजिए फिर से। जब क्या बोले हैं हम कि जब अभिकारक तथा उत्पाद या उत्प्रेरण एक समान प्रवस्था में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांग उत्प्रेरण कहते हैं या समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये समांग उत्प्रेरण के जो है उदाहरण दीजिए। तो समांग उत्प्रेरण के उदाहरण है SO2 से गैस का जो है, SO2 जो होता है ना, उससे ऑक्सीजन का निष्कर्षण। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 कैसे लिखे, हाँ यहाँ पे SO2, या इससे जो है गैस ऑक्सीजन जो है ना निकलती है। ठीक है। तो इसका जो है समीकरण हम अपन नोट्स में बना दिए हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि अपोहन किसे कहते हैं। अपोहन, अब आइए, अपोहन नाम सुन के तो कहेंगे कि कहियो सुनले नहीं है। देखिए अपोहन जो है कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। अब कहेंगे कि सर ये कैसन प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया ऐसन है कि एगो जाली रहता है, मछली मारे वाला जाली कैसे होता है, तो उस जाली में जो है अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डाला जाता है और जाली को पानी में लटका दिया जाता है, बहते हुए पानी में। तो बहते हुए पानी जो है एकरा में से अशुद्धि को लेके बह जाता है, अशुद्धि जो है बच जाता है। उसी प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। नहीं समझे। जैसे मान के चलिए कि आप जो है एक गड्ढा में, नाली में जो है मछली मार रहे हैं जाली से, ठीक है। तो जाली में जो है मछली के साथ साथ कीचड़ भी आएगा कि नहीं आएगा जाली में। तो अब कीचड़ को निकालना है तो क्या करेंगे, आप जो है जाली के सहिते ले जाके उस मछली को जो है कहाँ डालेंगे, तो पानी में डालेंगे, कुआं में डालेंगे, या चाहे आम नहर पर डालेंगे। तो डालेंगे तो सब जो है कीचड़ धूल के नीचे रह जाएगा और खाली मछली में जाली बच जाएगा। तो उहे प्रक्रिया है अपोहन, कोलाइडी विलयन के शुद्ध करे के जो है एक प्रक्रिया है अपोहन। नेक्स्ट है ई प्रश्न हम नहीं बताएंगे, ये दुनिया के आसान प्रश्न हम कभी नहीं बता सकते हैं। इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि एल्युमिनियम के 2 अयस्क का नाम चलो हम बता देते हैं। एगो के बॉक्साइट है और एगो के क्रायोलाइट है, लेकिन सूत्र लिखे ये तो तू बताएगा। बॉक्साइट और क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम के 2 अयस्क है, एक और दोनों सूत्र जो है हमारा कमेंट बॉक्स में चाहिए। हम चाहते हैं कि पढ़े वाला लड़का जो है ना, हम जानते हैं ये 2 सूत्र ओकरा कन्फर्म याद होगा, नहीं याद होगा तो आप केमिस्ट्री के लायक नहीं है सर। ठीक है ना सर। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो के बारे में राय सलाह दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है ना तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि एक्चुअल में केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, पढ़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे उसको पढ़ा जाए। ठीक है ना। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।